दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए कोई क्लास तो वैसी नहीं आई है, मतलब ये सिर्फ एक प्रकार का जो मैंने आप लोगों से कल कहा था कि बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या किया था। ये बहुत लोगों की लंबे समय से डिमांड थी, सर आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपने कहाँ कैसे तैयारी की, आपका कब सिलेक्शन हुआ। बहुत से आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उनका मैं जवाब दूंगा। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे मोटिव हो सकते हैं, आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखना। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूंगा कि हम लोग, जैसे मैं आप लोगों से हमेशा से ये कहता हूं कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों को देता हूं, यानी आप लोगों के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रकार का मेरा मोटिवेशन है। कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करने के लिए, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है, कुछ ना कुछ उन युवाओं के लिए करना है, उन छात्रों के लिए करना है जिन्हें थोड़ा सा कोचिंग वगैरह नहीं मिल पाती है या जो सही दिशा नहीं पाते हैं, और करना उन्हें होता है, यानी वो संघर्ष करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं और मेहनत भी करना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को सही दिशा नहीं मिल पाती है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो देता हूं और ये भी बताऊंगा कि ये आखिर विचार कहां से आया कि आप लोगों के लिए मुझे ये वीडियो देनी है, यानी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए हेल्प करूं। ये विचार कहां से आया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मुझे पता है अधिकांश लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो यहीं पर मैं एक चीज बता देता हूं। जब हमने पिथौरागढ़ जिला पढ़ा था, उस जिला सीरीज के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर छूट गया था। वो क्यों 2019 में चर्चा में रहा था? क्योंकि उसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी, यानी नेशनल हेरिटेज के रूप में उसको मान्यता मिली थी। उसका नाम है कोटली का विष्णु मंदिर। तो अगर आपसे कभी ये पूछता है कि कोटली का विष्णु मंदिर किस जनपद में है, वो पिथौरागढ़ से 8-9 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहां पर है कोटली का विष्णु मंदिर। इसको नोट कर लेना, पिथौरागढ़ जिले के अंदर। ठीक है, कोटली का विष्णु मंदिर, ये इंपोर्टेंट भी कर देना। कोटली विष्णु मंदिर ये किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, और ये कब 2019 में इसको क्या मिल दिया गया था? राष्ट्रीय धरोहर। 2019 में इसको क्या मिला था? राष्ट्रीय धरोहर में इसको शामिल किया गया था। देख लीजिए 2019 में नेशनल हेरिटेज, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता। और एक दूसरी चीज जो कल हम लोगों ने चंपावत जिला पढ़ा था, उसमें एक और चीज थी जो चौमुख मंदिर बताया था मैंने आप लोगों को चंपावत में। आयोग ने संभवतः उसका आंसर पिथौरागढ़ दिया है। कभी वो पहले क्वेश्चन आया था, किसी का कमेंट में पढ़ रहा था, लेकिन वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे उसको चंपावत में दिखा रखे हैं। जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने ये कहा कि सर ये सरयू नदी के एक राइट और लेफ्ट दो साइड होते हैं, वो पिथौरागढ़ जिले वाली साइड में पड़ता है। तो चौमुख मंदिर के ब्रैकेट में आप लोग पिथौरागढ़ भी कर देना, लेकिन ऑप्शन पेपर में आपको एक ही दिखेगा। और आयोग ने अगर पिथौरागढ़ माना है तो आप लोग पिथौरागढ़ की ओर ही जाना, नहीं तो ऑप्शन एक ही देगा। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार की चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। चौमुख मंदिर या तो ब्रैकेट में चंपावत के साथ पिथौरागढ़ भी कर देना, क्योंकि दोनों क्या है, अपने आप में एक सीमा पर अवस्थित हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं आज की जो सीरीज है। देखो आज एक्चुअली मेरा क्लास देने का मूड नहीं था, मैं चाह रहा था कि आज मैं रेस्ट ले लूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इस समय का यूटिलाइज कर लिया जाए, कुछ ना कुछ आप लोगों को लिए बता दिया जाए कि हाँ, जो आप लोगों की क्वेरीज थी बहुत सी, सर आपने कैसे तैयारी की, कैसे आपने किया। देखो जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से नए लोग होंगे, बहुत से पुराने लोग भी हैं। सबसे पहले इंसान के दिमाग में ये आता है कि उसका कैरियर कहाँ सेटल करना है। यानी हम लोग, कोई भी है, आप हो, मैं हूं या कोई तीसरा इंसान है, वो हमेशा यही सोचता है, पहले एक प्लानिंग बनाता है कि यार मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों का यही उद्देश्य रहना चाहिए कि हमें किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। क्या हम सरकारी सेवा में जाएं, या हम प्राइवेट सेक्टर में करें, या हम कोई अपना सेल्फ बिजनेस वगैरह शुरू करें। ये हर कोई जानता है, और ये किसी को कम उम्र में आती है अकल, कोई थोड़ा लेट समझता है और कोई बहुत ज़्यादा क्या समझता है, लेट समझता है। और ये आप लोग भी जानते हैं। और अधिकांशतः लोग इसको कब समझते हैं, जब वो 12th वगैरह क्रॉस कर लेते हैं, यानी 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद अधिकांशतः लोग ये समझते हैं कि उन्हें अब कहाँ जाना है। तो मैंने भी उसी दौरान क्या किया था, प्लानिंग बनाई थी कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। तो जैसे आप लोग बनाते हैं, उसी दौरान मेरा भी ये प्लान हो चुका था कि मैंने किस सेक्टर में जाना है। और ये मैंने सोचा था कि मुझे शासकीय सेवाओं में ही क्या करनी है, अपना कैरियर को सेटल करना है, यानी हमें सरकारी नौकरी के लिए ही जाना है। और ये मेरी जो प्लानिंग थी बहुत कम उम्र में, यानी जब आप 12th पास होते हैं, 18-19 साल के होते हैं, वहां से आप लोग क्या करते हैं, हर कोई करता है वो, तो वहीं से मैंने भी क्या किया था, ये शुरुआत की थी। अब देखिए
सबसे पहली बात होती है, जब आप ये करते हैं, ये सोचते हैं कि हमें इस सेक्टर में जाना है, तो हमें कोई ना कोई सोर्सेज चाहिए होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या उसकी डायरेक्शन हो, क्या उसको कैसे हम चीज़ों से मोटिवेट हों। कोई ना कोई हर किसी को अपना आदर्श मानता है, हर चीज़ को अपना क्या मानता है कि उसको फॉलो करूँगा, उससे ही हम सीखेंगे। तो जब आप इस सेक्टर में आते हैं, इस सेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो क्या विशेषता है, आप लोगों के अंदर एक पेशेंस को चेक किया जाता है, आप लोगों के अंदर एक धैर्य को चेक किया जाता है। और धैर्य कैसा है, अब देखो हर किसी का अलग अलग बैकग्राउंड है, कोई साइंस बैकग्राउंड से आता है, कोई आर्ट से आता है, कोई कॉमर्स से आता है, और जो यहाँ पे जनरल पेपर बनते हैं इसमें वो ओवरऑल नॉलेज की अपेक्षा क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने भी अपना क्या किया था, जब कोई भी भर्ती आती है, देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग भर्तियां निकलती थी। एक उम्र का क्राइटेरिया है कि आप या 21 साल के होंगे या 18 साल के होंगे, तो उम्र तो होती होती कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जैसे भर्ती आती ए बी या सी, हम लोग जब प्रिपरेशन के दौर में होते हैं, हम तैयारी के दौर में होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विज्ञप्ति आने के दौरान से तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। कब, जब विज्ञप्ति आती है तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि यार चलो इस बार वीपीडीओ वीडियो की भर्ती आई है, हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं, हम लोग मेहनत करेंगे। बहुत पोटेंशियल होता है उनके अंदर, बहुत लगन भी होती है, करते भी है। लेकिन यार उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना होगा जो हमसे पुराने हैं, जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और जो हमसे ज़्यादा तैयारी करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जैसे आप लोग अभी बहुत से लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनका सही है, सही उम्र में उनको क्या आ गई है, इस बारे में समझ आ गई कि हमें यहाँ जाना है। तो मेरी जहाँ तक बात है, मैंने क्या किया था, किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले मैंने खुद को सेटल किया था कि मुझे एटलीस्ट 2 से 3 साल पढ़ाई करनी है। अब आप कहोगे सर 2-3 साल पढ़ाई करेंगे तो हम बुढ़े हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा कि किस उम्र में आप ये सोचते हैं कि आपने किस सेक्टर में जाना है। अगर आप 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल तक के हैं, या 25 में भी चल जाएगा, यहाँ के आसपास अगर आपने शुरू किया है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिस भी एग्जाम में बैठूंगा उस एग्जाम को मैं क्रैक कर लूंगा, ये आपके अंदर क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। अब हर किसी के साथ सेम बैकग्राउंड तो नहीं हो सकता, पारिवारिक स्थिति सबकी अलग होती है। हो सकता है कोई 2 साल के अंदर मतलब इतना समय ही न दे सके, कोई 3 साल न दे सके, किसी को 6 महीने के अंदर जॉब चाहिए होती है। तो हर किसी का बैकग्राउंड क्या है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जहां तक मैंने, क्योंकि आज से आप लोगों से कहा था कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैंने क्या किया था 2013-14 यानी यहां से अपनी क्या की थी, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और ये एक लक्ष्य रखा था कि जब तक मेरी हर जगह कमांड न बन जाए, मैं इस लायक न बन जाऊं कि मैं जिस एग्जाम में बैठूं तब उस एग्जाम को मैं क्रैक कर दूं। इस दौरान बहुत सी भर्तियां आई, मैंने फिल ही नहीं किया फॉर्म, क्योंकि मैं खुद ये जानता था कि फिल करके कोई फायदा नहीं है। जब मुझे पता है कि होना ही नहीं है, जब मैंने तैयारी नहीं की, मैंने अभी शुरुआत की है, तो मैं कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकता था। तो आप लोगों से भी मैं ये कहता हूं, जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं, एक निश्चित आप लोग टाइम रखिए कि आपको 2 से 2.5 साल या 1.5 से 2 साल किसी भी केस में उसको देना है अध्ययन को, यानी अपनी स्टडी को इतना समय देना ही देना है। ये कंपलसरी है, मस्ट है। और आप इतने ज्यादा मैच्योर, इतने ज्यादा परिपक्व बन जाएंगे कि आप जिस भी एग्जाम में बैठो वो एग्जाम निकल जाएगा। जब मैंने यहां से तैयारी करना शुरू की तो 2016 तक मैंने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया। कहाँ तक, 2016 तक। और 2016 तक कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया। इस दौरान बहुत सी विज्ञप्तियां आई, मैंने भरा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता था जब होना है नहीं तो क्यों भरूं। बहुत से लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, मैंने आज तक लाइफ में कोई प्रैक्टिस सेट नहीं किया। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि आयोग के द्वारा या जिस एग्जाम को हम फिल कर रहे हैं, जो कमीशन है, वो क्या क्वेश्चन बनाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह करते हैं या दूसरी चीजें करते हैं, तो उस चीज की प्रैक्टिस सेट करना, जो पुराने एग्जाम मतलब पूछे गए प्रश्न हैं उनका जो सेट आता है, चाहे आप यूपी से करें या दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर जो एग्जाम हो, हरियाणा के अंदर, जो ओवरऑल एक प्रैक्टिस सेट बनता है, वो जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, एसएससी लेवल में, सीजीएल लेवल में, रेलवे के अंदर, आरआरबी के अंदर, जहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना सबसे बेहतर और सबसे कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सलाह दी कि आप घटना चक्र की ओर जाइए। घटना चक्र, किरण पब्लिकेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको पुराने क्वेश्चन दिखेंगे जो पहले पेपर में आए होते हैं और वो बनाए रहते हैं, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम
किसी इंसान के द्वारा जो खुद के नॉलेज के आधार पर प्रैक्टिस सेट बनाता है, तो वहां पे क्या होता है कि हमेशा आप लोग एक चीज याद करना कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ बना देता है, कुछ बहुत इजी। अब हमें उनके माइंड से तो चलना है नहीं, हमें क्या देखना है कि आयोग का माइंडसेट क्या होता है। आयोग अधिकांशतः उन चीजों को भी पूछता है जो पहले पूछी गई हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बाहर के पेपर होते हैं अदर स्टेट के, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जनरल नॉलेज के सेक्टर में, जीएस के सेक्टर में। अब देखो, जब इतना समय हुआ, यहां पर पहला एग्जाम दिया गया और यहां से एग्जामों की शुरुआत हुई। 2 एग्जाम दिए, 2 के 2 क्रैक हो गए। क्यों होने थे? वो इसीलिए होने थे क्योंकि यहां से यहां तक जो बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत धैर्य रखा, बहुत संयम रखा, हिस्ट्री सीखी, ज्योग्राफी सीखी, इकोनॉमिक्स सीखी, थोड़ा बहुत साइंस वगैरह सीखा, इसके अलावा पॉलिटी सीखी, उत्तराखंड सीखा, मैथ्स रीजनिंग सीखी। तो हमने क्या किया? हिंदी सीखी। हर सेक्टर पे क्या किया? फोर्स किया। हर सेक्टर पे क्या दिया? ध्यान दिया। हर चीज को बैलेंस बना के चले। जो उत्तराखंड का एग्जाम है, उत्तराखंड में सिर्फ परीक्षावाणी पड़ी थी। आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही कभी बोला था, ना कभी बोलूंगा, ना ही आगे फ्यूचर में कभी बोला जाएगा। परीक्षावाणी के अलावा कोई सोर्स नहीं था, ना अजय रावत जी की बुक थी, ना कोई अदर सोर्सेज थे। बस परीक्षावाणी पे ऐसी कमांड बना दी थी, इतने प्यार से उसको पढ़ा था कि लगभग आप मान के चले, अगर उत्तराखंड के उस पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन भी आए होंगे तो 26-27 क्वेश्चन खुद सही हो गए होंगे। खुद कुछ जैसे आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ जिला सीरीज, कुछ मैप के आधार पर आपको सीखा था, कोई चीजों को ट्रेस किया था, कौन सी चीज कहां है, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो कहीं नहीं मिलते हैं, ना बन पाते हैं। वो हर किसी के साथ होता है, कोई हमें 100 में से 100 नहीं लाने होते हैं, हमें सिलेक्शन लेना होता है। तो जो यहाँ तैयारी का दौर था, यहाँ पर जाके क्या होने लगे थे? एग्जाम होने लगे थे। और यहाँ से क्या हुआ? प्री एग्जाम हुए, मेंस हुए, अलग अलग स्टेप हुए। वहां से अब इतना तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत से लोगों को पता है कि कौन हूं मैं, क्या हूं, तो इतना सब चीज नहीं। ये समझ के चलिए कि यहाँ से एग्जाम क्या होने लगे थे? क्रैक होने लगे थे। और वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से जो 2 से 2.5 साल था, बहुत ज्यादा पेशेंस का साल था। यानी बहुत धैर्य, बहुत संयम के साथ यहाँ पे बढ़े थे और यहाँ बहुत अच्छे से स्टडी की। उसी का परिणाम क्या है? आप लोगों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ये सब उसी का रिजल्ट है, जिस वजह से जो मैंने खुद मतलब तैयारी की थी, जो मैंने खुद सीखा था, उसी का परिणाम है कि आज आपको घर पे बैठ के मैं उतना सब कुछ दे पा रहा हूं जो मुझे आता है। और ये आप लोगों के साथ मेरा कमिटमेंट है, ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा। कभी भी आपसे कोई फीस की डिमांड नहीं की जाएगी, कभी भी आपसे नहीं कहा जाएगा सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ इतना कहूंगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि देखो ये एक प्रकार का आंदोलन हो गया, समझ लीजिए। एक प्रकार का सोशल वर्क है, एक प्रकार का मेरा इनिशिएटिव है कि मैं हर उस गांव के लड़के तक, हर उस तैयारी करने वाले युवा तक पहुंच सकूं जिसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, जो सही दिशा में नहीं जा पाता है, उसके लिए मैं काम करूं। इसी वजह से ये कहा जाता है कि शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना आप लोगों से मैं कहता हूं। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं या आप लोग तैयारी करते हैं तो आप भी एक उद्देश्य मान के चलना। बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, यार अभी निकाल लूं, अभी कर लूं। अगर आप ऐसा करोगे ना, एक तो आप मनोबल आपका टूट जाएगा अगर सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंसान को उम्मीदें क्या करते हैं? निराशा भी दे देती हैं। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, आपको नहीं मिली, तो आप बहुत निराश हो जाओगे, बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे। उसके बाद आपके अंदर तैयारी करने की हिम्मत नहीं आएगी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, याद रखना, हम सिलेक्शन लेंगे, भले ही तुरंत नहीं लेंगे लेकिन जरूर लेंगे। यानी हमें सफल होना है, भले ही हम तुरंत ना हो लेकिन हम जरूर होंगे, ये उद्देश्य। अब देखो, जब आप लोग तैयारी कर रहे होगे उन लोगों से, नए लोगों से, ठीक है, जो नए हैं, 2 से 2.5 साल तक आंख बंद करके तैयारी करो, बिल्कुल धैर्य के साथ। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी सीखिए, ज्योग्राफी सीखिए, मैथ्स रीजनिंग सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, थोड़ा बहुत साइंस वगैरह, एनवायरमेंट के क्वेश्चन, थोड़ा इकोनॉमिक्स। एक धैर्य के साथ, एक रोज के रोज प्रोग्रेस करने के साथ आप लोग ये सीखेंगे। और इसके बाद क्या होगा ना, आज से 2 से 2.5 साल, अब आप कहोगे सर विज्ञप्ति उत्तराखंड में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उन लोगों से पूछना, मैं तो आप लोगों के साथ अभी अभी यूट्यूब पे आया हूं, लेकिन उन लोगों से पूछना जो डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट में है। मैं उन लोगों से हमेशा कहता था पढ़ाई मत छोड़ना, और मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं, अभी आपको इतनी विज्ञप्ति दी है, अगले साल चुनाव है, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, फिर अचानक से क्या होगा, बहुत सारी विज्ञप्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इतने तैयार रहिए, समय जाने में समय नहीं लगता है, इतने ज्यादा मजबूत, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेनर बनिए कि आप लोगों को जैसे ही फॉर्म मिले आप उसके टॉपर बन जाएं, आप टॉप 10 में आ जाएं। इस उद्देश्य के साथ आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि यहां से तैयारी शुरू की, लगभग 14 मान के चलिए, 2014 से मान के चलिए 2016 अगस्त तक कंटिन्यू तैयारी थी।
2016 अगस्त। और 2016 अगस्त में पहला एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स वगैरह हुआ था 2016 अगस्त से। यहाँ से कोई एग्जाम हुआ था प्री, यहाँ पे से निकलने के बाद 2017 में इसका मेंस हुआ था। 2017 में इसी का एग्जाम का क्या हुआ था, मेंस हुआ था। और 2019 में तो रिजल्ट आ गया था। किन्हीं कारणवश थोड़ा सा रिजल्ट में टेक्निकल जो इश्यूज थे उसकी वजह से विलंब हुआ था रिजल्ट आने में। वो अलग पार्ट होता है, वो देखो ये चीज आप यहाँ से काउंट नहीं कर सकते रिजल्ट में विलंब हो रहा है, वो सब टेक्निकल इश्यूज होते हैं। किसी कारणवश रहा था तो रहा था, लेट होने में विलंब होने में कुछ समय रहा होगा कारण, तो ये था। यहाँ रिजल्ट आने के बाद इसी दौरान एक बीच में और एग्जाम हुआ था 2018 में, वो भी क्रैक हो गया था। तो यहां से क्यों, उसका सब परिणाम ये था ये। और उम्मीद इतना रखता हूं कि आगे भी कोई एग्जाम आएंगे तो वो निकल सकते हैं, निकलेंगे नहीं कह रहा हूं, निकल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर स्टडी विथ योगेश है कौन, क्या करता है, कैसे तैयारी की थी, ये तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि ये अभी क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या कर रहे हैं, अभी के समय से क्या होगा। अभी सिर्फ दो चीजें चल रही है, एक शासकीय सेवा जो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिस चीज के लिए हम मतलब जो हम कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, क्योंकि हम सेलेक्टेड हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या किसी और फोकस करना है, अपने शासकीय कार्यों में करना है। उसके अलावा जितना भी समय में मेरे को मिल पाता है मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं, चाहे आप यूट्यूब में कहें, चाहे आप टेलीग्राम कहें या फिर फेसबुक वगैरह कोई अन्य माध्यम में। बहुत से लोग वहां भी मुझसे कमेंट वगैरह करके चीजें पूछते हैं, मैं समय निकाल के कोशिश करता हूं कि आप लोगों का जवाब दे सकूं। टेलीग्राम का इश्यू है थोड़ा सा, लोग बहुत वहां पे मैसेज वगैरह देखने को मिलते हैं, तुरंत रिप्लाई ना आए आपके पास, एक दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, रिकॉल करा देना आप लोग, सर आप एक बार ये बता दीजिए, बस इतना मैं आप लोगों से कहता हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, रिकॉल। तो ध्यान रखना, उन लोगों को संयम रखने की जरूरत है कि जो तैयारी कर रहे हैं। अब देखो वीडियो 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक, इन सबकी क्या आई है, भर्ती आई है। अब इन भर्तियों में कितने पद है बताइए, लगभग 1400-1500 पदों पर होगा भर्ती। तो सबके सब तो निकलेंगे नहीं, 22,000 तो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, तो सबके सब एक बार में निकलेंगे नहीं। अब पीछे मत हटना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां से शुरुआत कर दी तो अब यहां से आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अब आता है जो असली मुद्दा है, ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का विचार कहां से आया, ये क्यों आखिर शुरू किया जा रहा है। देखिए सब लोग जानते हैं लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय पे सोशल डिस्टेंस गवर्नमेंट के दिशा निर्देश वगैरह सब थे। तो उस लॉकडाउन के दौरान क्या किया गया था, सरकारों द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। तो एक प्रकार का सिर्फ ये रियलिटी है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं आप लोगों के साथ। एक सपना देखा था मैंने कि मैं यूट्यूब में आके पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। और मैं ये चाहता भी था कि मैं कोई ना कोई सोशल वर्क करूं और कैसे भी करूं। और जहां तक मैं समझता हूं आज की डेट पे शिक्षा का दान सबसे बड़ा महादान है। किसी को पैसे दे दोगे 2 दिन में खर्च कर देगा, किसी इंसान को खाना पीना कर दोगे, एक टाइम का पेट भर लेगा। लेकिन अगर इंसान को आप सक्षम बनाओगे, इंसान को अगर पॉजिटिव करोगे, इंसान को मोटिवेट करोगे, इंसान को आगे बढ़ाओगे, वो इंसान आपको जिंदगी भर याद रखेगा, उसका कैरियर बनेगा, उसका परिवार सेटल होगा, उसकी पूरे आने वाले भविष्य के क्या बनेगा, एक बहुत बेहतर, एक सुंदर भविष्य उसका बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ड्रीम, एक सपना मेरे को हुआ था कि मैं यूट्यूब पे आके पढ़ा रहा हूं। इमीडिएटली अगले दिन मैंने क्या किया था, जस्ट एक डेमो क्लास दी थी कि मैं क्या करता हूं। क्या आप लोग यकीन नहीं करोगे, आज की वीडियो और उस पहली वीडियो को जाके देखना जहां पे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा होगा, उसकी क्वालिटी, उसका कॉन्फिडेंस और आज की कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंट है आपको खुद दिख जाएगा। मैं हमेशा अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंट में आपसे हमेशा मैं खुद की तारीफ करवाना चाहूंगा और खुद की तारीफ मैं करूंगा, और वो गर्व के साथ मैं ये करूंगा कि मैंने आपको निरंतरता दिखाई है। मैंने आपको कंटिन्यूअस, इंसान मेहनत करेगा तो उसका परिणाम क्या होता है मैंने आपको दिखाया है। देखिए खुद आप लोग महसूस करते होंगे, शासकीय सेवाओं के साथ डेली के डेली 11 से 11:30 बजे के टाइम पे आपको वीडियो दे रही है। इसी का परिणाम है 22,000 लोगों का विश्वास मेरे पे है। 22,000 लोग आज के दिन मुझे फॉलो करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक विश्वास दिखाया। और ये जो मैं मेहनत करता हूं, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आप अध्ययन करने बैठते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूअसली आप क्या करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, कि निरंतरता को आपको शो करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। दूसरी बात आप लोगों की जो रहती है वो मैं आपको बताता हूं, वो आप लोग देखिए क्या बताता हूं। यूट्यूब को शुरू करने का प्लान, और एक और चीज है, मैं वास्तव में उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। जैसे जो यूट्यूब है उसके पीछे एक और माध्यम है, कहां से इनिशिएटिव मिला। देखो
गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी, गवर्नमेंट एक योजना चला रही है, उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बीपीएल परिवार है उनके छात्रों को निःशुल्क कोचिंग का, उससे भी मैंने मोटिवेशन लिया कि यार जब हमारी सरकारें कर रही हैं तो अगर हम व्यक्तिगत तौर पे किसी की हेल्प करने में सक्षम हैं तो क्यों ना हम भी इस क्षेत्र में काम करें। उससे भी मैंने क्या लिया, मोटिवेशन लिया, एक प्रयास किया और आज अधिकांशतः लोगों को इस चीज़ से फायदा हो रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि कितने घंटे आपने पढ़ा। ये भी बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, सर आपने कितने घंटे पढ़ाई की, सर आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे। देखिए, दो तरीके होते हैं घंटे का। एक तो ये है, किताब है, यहाँ पे बुक खुली है, बुक क्या है, ओपन है, ठीक है, साथ में मोबाइल है, इस मोबाइल के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, कॉलिंग और टाइम बिता दिया 10 आवर। दूसरा तरीका, बुक ओपन है, बुक ओपन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें दूर हैं इस चीज़ से, मतलब ये वाला पोर्शन सब दूर है, और स्टडी करो 4 आवर 4 घंटे पढ़ाई करो, बराबर है। घंटे कौन कितने घंटे पढ़ाई करता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 घंटे पढ़िए, आप 15 घंटे पढ़िए, आप 20 घंटे पढ़िए, ईमानदारी से कितना पढ़ा गया है ये इंपॉर्टेंट करते बात है। ठीक है, आपने खोल रखी है किताब, साथ में आपके चल रहे हैं ये, मतलब ध्यान कहीं है, कभी किसी की सोच रहे हो, जैसे होता है ना, जैसे हम स्कूल, आजकल तो चलो अब तो मैं समझता हूँ कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। स्कूल टाइम याद कीजिए अपना, हम लोग स्कूल टाइम पे क्या करते थे, जबरदस्ती हमारे पेरेंट्स हमको किताब के आगे बिठाते थे, बेटा पढ़ पढ़ पढ़। हम लोग क्या करते थे, जैसे किताब खोला होगा ना, आधे तो ढप ढप करते थे वहीं पे, यानी नींद आती थी। आधे क्या होंगे, आंखें तो किताब में होंगी, मतलब जो आईज हैं वो किताब को ही देखी रहती थी, दिमाग किसी दूसरी दुनिया में होता था। कभी कल स्कूल में क्या करेंगे, कॉलेज में क्या करेंगे, कहाँ जाना है, क्या प्लानिंग हो, वो जो चीज होती है ऐसी। अब पहले तो दोस्तों के साथ हैंग आउट या घूमने का होता था, आज के दौर में यहाँ चला गया हो सभी। कोई व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया होगा, आजू की गर्लफ्रेंड, आजू के बॉयफ्रेंड, जो भी है, ठीक है, किसका आया नहीं आया होगा, आज सुबह से रिप्लाई नहीं आया, कहाँ गई क्या गई, सब चीज होता है। ये लाइफ है, मतलब लाइफ को स्वीकार कीजिए। ठीक है, कोई फेसबुक, किसकी रिक्वेस्ट, कोई इंस्टाग्राम, कुछ आ गया, कभी कॉल आ गया अननोन नंबर से, ट्रू कॉलर से चेक कर लो। ये अगर आप करते हैं किताब खोलने के साथ, आप 10 घंटे पढ़ता हूं मत कहा कीजिए, आप 2 घंटे पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू 10 आवर विथ दीज थिंग्स। ठीक है, आप इन चीजों के साथ 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ये फालतू है, ये बकवास है, इसके साथ मत लगे रहना, ये भी यूज कीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से हरफन मौला रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने किताब पढ़ने के साथ साथ इंजॉय ज़्यादा किया है। हैंग आउट, घूमना हो गया, खेलना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी, मतलब गाड़ी ड्राइव वगैरह करना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट लिया। ये तो मैं क्या करता था, ये जो अध्ययन वाला पोर्सन होता था, जब इसको पढ़ता था तब मैं दूसरी चीज़ों को भूल जाता था। भले ही मैं 2 ही घंटे 3 घंटे पढ़ूँ, उस टाइम में टोटल कंसंट्रेट होकर, टोटल प्यार से, बहुत इंजॉय करके, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था। और बस एक ही मोटिव होता था कि किसी भी केस में अपने कैरियर को सेटल करके माँ बाप को खुश करना है। माँ बाप की जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि यार इसको कैसे भी सेटल कर दे, कैसे भी सेटल हो जाए, हमारी जिम्मेदारी हट जाएगी, वो मैंने अपने कंधों पे ले ली थी। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने कंधों पे एक बोझ, एक जिम्मेदारी लेके चलिए कि किसी भी केस में आपको नौकरी पानी है तो इन चीजों को थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से। तो भले ही वो कितने घंटे पढ़िए, आप ईमानदारी से पढ़िए। 2 ही घंटे पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो। तो जो घंटे वाला ऑप्शन ये है आपका, क्या कहते हैं, विकल्प, कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये आपका हो गया। अब दूसरा होता क्या है, देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक इमोशंस के साथ मैं आपको चीजों को जोड़ता हूं। हम लोग क्या होता है जब तैयारी करते हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज़्यादा जो मेरा मोटिवेशन है, मैंने जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोटिव हुआ हूँ, मैं आपको आज वो बताता हूँ। देखिए, हम जब तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके जेब में खाली पर्स रहता है, यानी वॉलेट उनका लगभग खाली रहता है, क्योंकि है नहीं, कहाँ से होगा भाई। अगर हम कमाने वाले, माँ बाप के पैसों पे ऐश करना अलग चीज़ है, व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअली हम कितना इनकम है हमारी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब आप कोई कहेगा मेरे जेब में 25,000 30,000 रुपये हमेशा रहते हैं और वो माँ बाप ने दिए हैं, वो अलग चीज़ है। आप सेल्फ अपने कितना आप लोग कमा ले रहे हैं, कितना आपकी जो इनकम है, वो अलग चीज़ है इंडिविजुअली। हम लोग
क्या करते थे, यानी मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कभी घूमने वगैरह जाता था तो हर किस दौरान, बेरोजगारी के दौरान, जैसे हम लोग घूमने वगैरह जाते थे, बहुत से ऐसे लोग दिखते थे जो संपन्न परिवारों से होते थे, यानी जिनको विरासत में बहुत से चीज़ें मिली होती थी, माँ बाप ने उनको हर चीज़ दी होती थी, चाहे गाड़ी कहें, चाहे अच्छी खासी जो इनकम मनी है उनके वॉलेट में आपको देखने को मिलेगी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में वो जाते थे। तो हमें भी ये लगता था, जैसे अच्छी ड्रेसिंग पहनना, हर चीज़ हुआ, हमें भी ये लगता था, क्योंकि उस उम्र में आप लोग यही सोचते हैं, उम्र जब कम होती है हम लोग यही तो सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये सब चीज़ें हो। तो मैं भी यही सोचता था, या कोई दूसरा भी यही सोचता होगा कि यार ये चीज़ हमारे पास भी हो। मैं क्या करता था, देखिए मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, मैं हर किसी को बताता नहीं हूँ ये चीज़ें। मैं क्या करता था, जैसे मुझे 10 लोग दिखे और वहाँ पे मैं भी हूँ कहीं पे, ठीक है, सिंगल, तो यहाँ पे जैसे इन लोगों को देखते थे हम लोग, इनको ठीक ठाक देखते थे, मैं क्या करता था, उस जगह से जिस भी इलाके में देखा मैंने, किसी मार्केट में देखा, कहीं भी देखा, यानी जहाँ पे हमारा मन होता है कि हमारे पास भी ये सब चीज़ें हो, मैं वहाँ से तुरंत मुड़ के अपने रूम पे आके पढ़ने बैठ जाता था, रूम पे स्टडी करने। और मैं क्या सोचता था, कुछ भी हो जाए, आज आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने ज़्यादा संपन्न क्यों ना हो, आप कितने कुछ हो, हम लोगों को क्या पहुंचाएगी ये स्टडी, हमें एक दिन ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां आप लोग सोच भी नहीं सकते, और हमें गर्व होगा कि हमने सेल्फ किया है और हमने खुद की मेहनत से पाया है, और हम लोग आगे भी आपसे बेहतर हो सकते हैं। यानी मोटिवेशन लेने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, आप उनको याद करो जो आपसे जलते हैं, आप उनको याद करो जिनको आपको जवाब देना है। जवाब हल्ला करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके नहीं दिया जाता है। अपनी स्टडी, इनकी स्टडी करते समय इनको याद करो कि यार हमें इनसे बेहतर बनना है और हमें इनसे अच्छा करके दिखाना है। तो मैं वहां से क्या करता था, स्किप करके अपने आप को इसमें इंगेज कर देता था। तो मैं यही सोचता था, कुछ नहीं भी मेरे पास होगा, ब्रेन के मामले में मैं तुमसे आगे निकल सकता हूं। और वो कैसे निकलूंगा, इसके माध्यम से। स्टडी इंसान को क्या बना देती है, रंक से राजा बना देती है। हमेशा याद रखना, ब्रेन जिसके पास होगा, ज्ञान जिसके पास होगा, उसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा उसका क्या होता है, सम्मान होता है, हर जगह उसको पूछा जाता है, हर जगह उसकी इज्जत की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। और नॉलेज की वैल्यू, नॉलेज इकोनॉमी की बात चलती है इस देश में या किसी भी वर्ल्ड में, ज्ञान आधारित अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की बात चलती है। वो क्यों है? इंसान के पास नॉलेज है, वो प्रोडक्टिव होगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा सोसाइटी को देगा। तो मैंने हमेशा ये किया था कि जहाँ मुझे थोड़ा लगता था कि यार हाँ हम भी ऐसा कर सकते थे, मैं घूम के आके इस रूम पे आके स्टडी करने लग जाता था, और ये सोचता था कि आज नहीं तो कल मेरा भी क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, इससे मैंने बहुत ज्यादा मोटिवेशन लिया था। अब दूसरी बात, और लास्ट की एक दो बातें और मैं बताता हूं। आप जब स्टडी करते हैं ना, अपनी स्टडी को इमोशंस के साथ जोड़ दीजिए। यानी इमोशंस का मतलब जिस पे आपकी निगाहें हैं। आप देखो, हर कोई, हम इंडिविजुअली तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पे बहुत डिपेंड करती हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, या हमारे जो खास होते हैं, वो बहुत आप पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं कि यार इसका सेटलमेंट हो जाता तो हम लोग, पूरे फैमिली हमारी क्या हो जाती, सेट हो जाती। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, नींद आ रही होगी तो जगना होगा कि यार आज तो कर लेता हूं, कल कुछ भी हो हमारा कैरियर बनेगा, हम सेटल होंगे ही होंगे। और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है यार। नासा, अलग अलग नासा जो है अपने यान भेज रहा है मंगल पे, चंद्रमा पे, चाइना ने 6G उपग्रह लॉन्च कर दिया, भारत तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे चला जा चुका है, हमें हर चीज इतनी डिजिटल हो चुकी है। और हमें क्या करना है, उत्तराखंड की 40 नंबर की जीके को याद करना है, ये कहाँ है, ये किसने बनाया था, ये क्या था। 20 नंबर की हिंदी व्याकरण पढ़नी है, 40 नंबर का जीएस वाला सेक्शन कंप्यूटर। क्या है, 4 किताबें हैं, 4 किताबों में 24 घंटे एक दिन के होते हैं। किताबों के आगे बैठिए, थोड़ा सा सीखिए, ज्ञान बढ़ाइए, एग्जाम दीजिए। 4 ऑप्शन दिखते हैं, 4, एक भी नहीं। कोई डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, 4 ऑप्शन में पढ़ा होगा तो टिक मार के आओ, 70-75 नंबर लाओ, सिलेक्शन पाओ, सब खुश, आप खुश, आपका परिवार खुश, आपके भाई बहन खुश, हर कोई खुश। ठीक है, तो इतना छोटा सा काम है। स्टडी को मोटिवेशन अगर आपको देना है तो इमोशंस के साथ जोड़िए कि मैं खुद के लिए नहीं तो इन आश्रितों पे मैं काम करूंगा जो मुझ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब पढ़ने के साथ साथ इंजॉय कीजिए, यानी 2 घंटा 4 घंटा जब पढ़ते हो रिफ्रेशमेंट लीजिए, कभी जैसे वीकेंड मना लीजिए, कभी घूमने चले जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बूस्टअप मिल जाता है हमारे ब्रेन को। क्योंकि अगर हम 24 घंटे अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ब्रेन हैंग हो जाता है। उस हैंग को निकालना है आपने। कभी जैसे वीकेंड होता है, घूमने चले गए, कभी दोस्तों से बातें कर ली, कभी
इवनिंग में चलेगी। तो ये चीज़ें करते रहनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, योगा कीजिए, अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए, इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी ये थी। और याद रखना, लास्ट बात बता रहा हूँ, संघर्ष से ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, स्ट्रगल से ज़्यादा हार्डवर्क कीजिए। संघर्ष क्या होता है, संघर्ष किसके लिए क्या होता है संघर्ष, बताइए। 2 रोटी आपको मिल ही रही है, फैमिली अभी ठीक ठाक है, खाना पीना आपको मिल ही रहा है, थोड़ा सा आप प्राइवेट सेक्टर में, अगर फैमिली थोड़ा सा उसमें है, प्रॉब्लम में है, तो आप जॉब कर रहे होंगे, लेकिन इतना भी मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में इतनी दिक्कतें हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल हम लोग करते हैं फीडअप करने के लिए, परिवार को भरण पोषण करने के लिए, मैं जानता हूं जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। संघर्ष से ज़्यादा बेहतर है मेहनत करना। ठीक है, ये टोटल आप लोगों की क्या थी, कहानी थी, ये मेरी भी कहानी थी। इससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ एक लंबे समय तक आप लोग क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। 2 से 2.5 साल 3 साल दीजिए, जो नए हैं, और जो पुराने हैं, जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको तो बस टच करना है कि नई नई चीज़ें न भी मिले तो उसको रिवाइज करना है। ठीक है, कल सिग्नल सही रहे, 4 बजे रैंडम टॉपिक के साथ मैं आपके साथ लाइव क्लासेस में आऊँगा। मंडे से हम अगला जिला देखेंगे। अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए। ये बंदा हमेशा से आपको फ्री क्लासेस देगा, देता आया है, फ्यूचर में भी देगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करके हर उस इंसान तक ये पहुँचाइए जिसको सही दिशा की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं आपके साथ, धन्यवाद।